નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આજે વાત કરી રહ્યા છે હૃદય રોગ અને મસ્તિષ્ક રોગ કે જે આજના સમયમાં ખૂબ જ વધી ગયા છે। ત્યારે આજે તેની બેઝિક ટ્રીટમેન્ટ ટેકનોલોજીથી લઈને એડવાન્સ ટ્રીટમેન્ટ ટેકનોલોજી સુધીની આપણે ચર્ચા કરીશું। ને આજે વાત એટલા માટે કરી રહ્યા છે કારણ કે આજના સમયમાં આપણે એ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક યુવાનોમાં પણ મસ્તિષ્ક રોગ અને સાથે જ હૃદય સંબંધિત જે રોગો છે તે ખૂબ જ વધતા આપણને જોવા મળી રહ્યા છે। આડે દિવસો આપણે સમાચારોમાં પણ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યાંક કોઈને એક્સરસાઇઝ કરતા તો ક્યાંક કોઈને કામ કરતાં પણ હાર્ટ એટેક આવે છે, તો ક્યાંક ગરમીમાં બ્રેઇન સ્ટ્રોક પણ આપણે ખૂબ વધારે જોવા આપણને મળી રહ્યું છે। ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણા બધા કારણો છે, ખાણીપીણી પણ બદલાઈ છે, લાઇફસ્ટાઇલ પણ બદલાઈ છે, જેના કારણે આપણે એ જોઈ રહ્યા છે કે હૃદય સંબંધી રોગો અને મસ્તિષ્ક સંબંધી જે રોગો છે તે ખૂબ જ વધી ગયા છે। એટલા જ માટે આજે તેની શું એડવાન્સ ટેકનોલોજી છે તેના વિષય ઉપર આપણે વાત કરી રહ્યા છે। કઈ રીતે તેનું નિદાન થઈ શકે છે, કઈ રીતે તેની સારવાર થઈ શકે છે આજની એડવાન્સ ટેકનોલોજીથી, તેના વિશે કરીશું ચર્ચા। જેની માટે મારી સાથે અહીંયા જોડાઈ ગયા છે ડૉક્ટર વિનીત સાંકલા, જેઓ ઇન્ટરવેન્શનલ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે। તેમની સાથે છે ડૉક્ટર વિપુલ કપૂર, તેઓ પણ ઇન્ટરવેન્શનલ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે। ડૉક્ટર મુકેશ શર્મા, જેઓ ઇન્ટરવેન્શનલ ન્यूरोलॉजिस्ट છે। आप सबનું स्वागत है, वेलकम टू डे स्पेशल। नमस्ते। नमस्ते। तो सबसे पहले जब हम आज बात कर रहे हैं हृदय रोग और मस्तिष्क रोगों के बारे में, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक जाएंगे। तो सबसे पहले जब बात ट्रीटमेंट की हो, जब बात हृदय संबंधी रोगों के निदान की हो, तो सबसे पहले सवाल होता है कि कैथ लैब वो क्या है। तो क्या कहेंगे आप डॉक्टर विपुल कि ये कैथ लैब क्या है? बहुत सही सवाल है और बहुत सही सवाल से आपने शुरुआत की है। जो अब हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे तो हमें बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम कैथ लैब की बात करते हैं तो कैथ लैब एक शॉर्ट फॉर्म है कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी के लिए। कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी, कार्डियक शब्द है वो हार्ट से संबंधित कहलाता है। कैथेटराइजेशन वो क्रिया के बारे में कहा जाता है जिससे हम दिल की, दिमाग की या शरीर की हर कोई रक्तवाहिका जिसकी भी हम जाँच करना चाहते हैं उसके अंदर जो प्रोसीजर किया जाता है उसको हम कैथेटराइजेशन के द्वारा करते हैं, और इसीलिए कार्डियक कैथेटराइजेशन थेरेपी लेबोरेटरी का शॉर्ट फॉर्म है कैथ लैब। जी बिल्कुल। तो आगे अगर हम बात करें कि जैसे कि इसमें अलग अलग प्रोसीजर्स होती हैं कैथ लैब में, तो अगर डॉक्टर मुकेश, अगर हम सबसे पहले न्यूरो की बात करें तो न्यूरो के संदर्भ में कौन सी प्रोसीजर्स यहाँ पर कैथ लैब में होती हैं? तो कैथ लैब में हम उन सभी बीमारियों से डील करते हैं जो ब्रेन की वेसल से रिलेटेड होती है या स्पाइनल कोड से रिलेटेड वेसल से या धमनियों से या वेन से रिलेटेड बीमारियों से होती है। तो इसमें सबसे ऊपर आता है स्ट्रोक, लकवा, जो मरीज की किसी ब्रेन की वेसल्स में ब्लॉकेज या उसके फटने की वजह से होता है। मतलब जब ब्लॉकेज होती है तो उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और जब फट जाती है तो उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो ये सबसे ऊपर है। दूसरा है, कई बार कुछ पेशेंट्स में ब्रेन की वेसल्स के अंदर बलूनिंग हो जाती है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो जब बलून बढ़ता है तो एक टाइम आता है वो फट जाता है, तो उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। तो एन्यूरिज्म की स्टडी और उसका ट्रीटमेंट के लिए न्यूरो इंटरवेंशन कैथ लैब में इसका इलाज होता है। कई बार ब्रेन की वेसल्स के अंदर बचपन से या किसी ट्रॉमा की वजह से एबनॉर्मल ब्रेन की नलियों का गुच्छा बन जाता है, जिसको एवीएम बोलते हैं, या मतलब वेन और आर्टरी का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, जिसको एवी मालफॉर्मेशन बोलते हैं। और इसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है या खींच आ सकती है या फिर ब्रेन में हेमरेज हो सकता है। तो इसकी स्टडी करने और इसका ट्रीटमेंट करने का जो होता है वो कैथ लैब में होता है। लास्ट, कई लोगों को माइनर स्ट्रोक होता है जिसको हम TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जो यूजुअली ब्रेन की वेसल में स्टीनोसिस 100% ब्लॉक नहीं होता, 80%, 90% और 99% ब्लॉकेज होता है। तो उसमें स्टेंट लगाया जाता है। यूजुअली इसको यदि जो वेसल्स हार्ट से निकल के नेक के थ्रू जा रही है तो उसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, और जब वो ब्रेन में चली जाती है तो उनको इंट्राक्रेनियल वेसल्स बोलते हैं। तो उसमें भी स्टेंट लगाया, जैसे हार्ट की वेसल्स में कार्डियोलॉजिस्ट स्टेंट लगाते हैं, हम लोग उन नलियों में स्टेंट लगाते हैं जिससे उसको फर्दर स्ट्रोक और लकवा होने से बचाया जा सके। तो इन सब बीमारियों का इलाज कैथ लैब में किया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई
मस्तिष्क संबंधी जो बीमारियां हैं उनकी जो प्रोसीजर्स हैं वो ये सारी प्रोसीजर्स कैथ लैब में होती हैं। अब अगर बात करें डॉक्टर विनीत, यही इसी तरह से हम हृदय संबंधी अगर प्रोसीजर्स की बात करें तो वो कौन सी प्रोसीजर्स हैं जो कैथ लैब में होती हैं? ओके, जैसे कि डॉक्टर विपुल जी ने और डॉक्टर मुकेश जी ने बताया कि कैथेटर लैब के अंदर जो हम कैथ लैब बोलते हैं, यूजुअली एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं। हम जो भी प्रोसीजर करते हैं वो एक ट्यूब डालते हैं बिना ऑपरेशन के, और उस ट्यूब के द्वारा हम सारे प्रोसीजर्स करते हैं। तो अगर हम हार्ट के प्रोसीजर्स की बात करें तो मेनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी मीन्स जो हार्ट की जो नस होती है जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, उसमें किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो नस चोकअप हो जाती है। तो जैसे कोई एक्यूट हार्ट अटैक के साथ आता है हम उस नस को खोल देते हैं, बलून करते हैं, स्टेंट डालते हैं। तो ये तो एक तरह का हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट है जो हम कैथेटर लैब में बिना ऑपरेशन के करते हैं। सेकेंड तरह के ऑपरेशन जो हम करते हैं वो कंजेनिटल हार्ट ऑपरेशंस, जो कंजेनिटल हार्ट प्रोसीजर्स वो करते हैं। कंजेनिटल मीन्स जो हार्ट के रोग जो किसी को पैदा होते ही होते हैं उसको हम बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स। तो उस तरह के जैसे होल होता है हार्ट में, कुछ प्रकार की मेन धमनियाँ ब्लॉक हो जाती है, तो इस तरह का ट्रीटमेंट भी हम कैथेटर लैब में बिना ऑपरेशन के कर सकते हैं। जो तीसरे प्रकार के ट्रीटमेंट हम कैथेटर लैब में करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स। तो जिस तरह से एक रूम होता है, रूम में एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, एक पानी का सप्लाई होता है, उसी तरह हार्ट भी एक रूम की तरह है जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी होता है। और कभी कभी हार्ट की धड़कन स्लो हो जाती है, कभी हार्ट की धड़कन फास्ट हो जाती है। तो जब स्लो हो जाती है तो हम पेसमेकर, एक डिवाइस आता है छोटा सा डब्बी के जितना, वो हम डालते हैं, छोटे से माइनर ऑपरेशन, और उससे वो धड़कन देता है हार्ट को। और कभी कभी हार्ट की धड़कन बहुत फास्ट अनियमित हो जाती है तो भी हम एक डिवाइस डालते हैं, उसको हम AICD बोलते हैं, जो हार्ट की धड़कन ठीक करता है। तो ये सब डिफरेंट कार्डियक प्रोसीजर्स हैं बिना किसी ऑपरेशन के जो हम कैथेटर लैब में करते हैं, कैथ लैब में करते हैं। जी, मतलब सबसे अच्छी बात हम यहाँ देख सकते हैं बिना किसी ऑपरेशन के ये सारी प्रोसीजर्स यहाँ होती है। क्योंकि मोस्टली अगर हृदय संबंधी तो मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती हैं तो जो भी पेशेंट होते हैं वो सबसे पहले इसी बात से घबराते हैं कि कोई ऑपरेशन ना करना पड़ जाए। तो ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं वो बिना ऑपरेशन के होती हैं। जी, अब इसके बाद अगर बात करें कि जैसा कि अभी हम देख रहे हैं डॉक्टर विपुल की बहुत ही मतलब सीवियर हार्ट अटैक आता है अगर, तो अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है? अगर कोई बहुत ही सीवियर हार्ट अटैक किसी को भी आता है तो क्या टेक्नोलॉजी है, क्या ट्रीटमेंट की क्या टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है? बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न है ये। कई सालों से ये प्रश्न का जवाब हम देते आ रहे हैं और आज की तारीख में भी ये जवाब वही रहता है कि आज एडवांसमेंट्स तो बहुत हुए हैं ट्रीटमेंट में, लेकिन हमारे दूर दराज के जो मरीज़ होते हैं कई बार वो इन तकनीकी एडवांसमेंट्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वो दूर दराज के इलाकों में होते हैं तो ये सेवा वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। तो उन लोग को जो है दवाइयों के द्वारा काम चलाना पड़ता है कि भाई इंजेक्शन, खून पतला होने का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि जब बहुत बड़ा हार्ट अटैक आता है तो समय जो है वो मूल्यवान, सबसे बलवान होता है। तो मिनटों के अंदर आदमी की क्षणों में जान जा सकती है, इसीलिए हर एक सेकंड की कीमत है। तो अगर वो ये तकनीक तक नहीं पहुंच पाते तो उनको इंजेक्शन के द्वारा खून पतला करके कुछ समय उनको दिया जाता है ताकि वो इस क्षेत्र में या उस एरिया में जा सके जहाँ पे ये सेवा उपलब्ध है। तो जिस सेवा की हम बात कर रहे हैं वो ये कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी जो है, जहाँ पे भी ये सेवा उपलब्ध है वहाँ पे उसका तुरंत इलाज किया जाता है, जो आज के ज़माने में और आज के समय में दुनिया भर में, विश्व भर में माना जाता है कि ये सर्वोत्तम इलाज पॉसिबल हार्ट अटैक के लिए है, जिसे हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि पामी यानी कि एक्यूट हार्ट अटैक में एंजियोप्लास्टी जो बोलते हैं उसे कहा जाता है, जिसके द्वारा हम रक्तवाहिनियों के द्वारा, हाथ की रक्तवाहिनियों या पग की रक्तवाहिनियों के द्वारा हार्ट में जाके कैथेटर की पतली ट्यूब से हार्ट में जाते हैं। वहाँ पे वो धमनी जो ब्लॉक है उसको तुरंत खोल के बलून करके और वहाँ पे स्टेंट बिठा के उसका तुरंत जल्द से जल्द इलाज करके खून को वापस बहता करके हार्ट के जो पोर्शन को जिसको डैमेज हुआ है उसको हम वापस रिकवर करवाने का प्रयत्न करते हैं। सो ये आज के ज़माने की सबसे सर्वोत्तम बेस्ट इलाज में माना जाता है, जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं हार्ट अटैक में। और इसके साथ में जो बाकी दवाइयाँ हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि पेशेंट की रिकवरी तुरंत, बेटर और लंबे समय तक, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म में, यानी कि आगे के आने वाले समय में भी उसे एक अच्छा और एक अच्छा स्वस्थ जीवन दे सकती है। बट ये सजेस्ट कब होता है? मतलब
अगर सीवियर हार्ट अटैक है तभी डॉक्टर ये सबसे पहले सजेस्ट करते हैं। यस एग्जैक्टली, सो द पॉइंट हियर इज कि पेशेंट कितनी जल्दी उसको खुद आइडेंटिफाई करके अस्पताल फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक पहुंच पाता है, चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर हो चाहे एमडी के लेवल पे। जहाँ पे पहली बार ईसीजी होगा वहाँ पे पहला डायग्नोसिस हार्ट अटैक का होगा, और मोमेंट वहाँ पे वो डायग्नोसिस हो, जितनी जल्दी वो इस सेंटर तक पहुँच सके उतनी जल्दी उसकी जो ये ट्रीटमेंट है वो शुरू हो सकेगी और उतनी जल्दी उसको ये बेनिफिट मिल पाएगा। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई हार्ट अटैक को लेके कि हार्ट अटैक जो अभी सीवियर हार्ट अटैक्स बढ़ गए, उसमें अगर अभी एडवांस कौन सी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक को लेके डॉक्टर मुकेश। तो आज अभी हम ये भी देख रहे हैं जैसे हार्ट अटैक है वैसे ही ब्रेन स्ट्रोक भी कभी कभी अचानक आता है, कभी गर्मी में आता है, तो कभी किसी और रीज़न से। लेकिन अगर इसी तरह से ऑल ऑफ सडन या सीवियर ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है? जैसे डॉक्टर विपुल ने बताया आपको, ब्रेन स्ट्रोक मतलब लकवा जी। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक दोनों सिमिलर है, मतलब दोनों धमनियों की बीमारी है। तो हार्ट अटैक में हार्ट की नली में ब्लॉकेज हो रहा है, स्ट्रोक में ब्रेन की वेसल्स में ब्लॉकेज होता है जी। तो जैसे ही ब्रेन की किसी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज होता है वो ब्रेन का पार्ट काम करना बंद कर देता है, और वो विथ इन अ मिनट और विथ इन अ सेकेंड आपका जो हिस्सा उससे कंट्रोल होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो हमारा जो राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है बॉडी को, और हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो सपोज मेरे राइट साइड ब्रेन की वेसल्स को ब्लॉक हुआ तो इमीडिएटली मेरा लेफ्ट साइड का अंग है वो काम करना बंद कर देगा। तो जितनी जल्दी उस ब्लड वेसल को ओपन किया जाए, जितनी जल्दी ब्लड रिस्टोर किया जाए, उतने ज़्यादा चांसेस हैं मरीज के लकवे से ठीक होने के। तो जैसे हार्ट में क्लॉट डिसॉल्व करने की मेडिसिन दी जाती है, वैसे ही स्ट्रोक में भी 4.5 घंटे तक वो मेडिसिन, नियरली सेम मेडिसिन दी जा सकती है, उससे क्लॉट डिसॉल्व हो सकता है, जिसको हम थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है। यदि मरीज ऐसी सुविधा में पहुंचे जहां पर सीटी स्कैन, एमआरआई और कैथ लैब और उसको करने वाला डॉक्टर जैसे न्यूरो इंटरवेंशन अवेलेबल हो, तो हाथ और पैर की नली से, जैसे हार्ट की नली को चौक को खोला जाता है, वैसे ही ब्रेन की नली को भी ओपन किया जा सकता है, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं, जो अभी 24 आवर्स तक किया जा सकता है। और जितना जल्दी, जितना फास्ट करें उतना बेटर चांसेस है पेशेंट के ठीक होने का। तो हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों में ही गोल्डन आवर्स होते हैं। जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिले, जितनी जल्दी ब्लड वेसल्स खोले, उतना ज़्यादा चांसेस है मरीज के रिकवरी के। जी जी बिल्कुल। मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि कितनी जल्दी पेशेंट है जो सही डॉक्टर तक पहुंचता है, या सही जहां सारी टेक्नोलॉजीज हैं वहाँ पहुंचता है, वो बहुत ही इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक के जो भी पेशेंट है उनके लिए जो स्टार्टिंग पीरियड होता है वो गोल्डन पीरियड होता है। जी, इसके बाद अगर हम, जैसा हमने कार्डियक के बारे में बात की, तो अभी न्यूरो के बारे में बात की, तो अगर हम बात करें कि कैथ लैब की जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, बेसिक से लेकर न्यू टेक्नोलॉजी तक की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कार्डियक के रिगार्डिंग बात करें तो उसके संदर्भ में अभी कैथ लैब में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल? डॉक्टर विनीत। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली जब हम एंजियोग्राफी करते हैं कैथ लैब के अंदर, तो एक पहले क्या होता था कि विजुअल इंप्रेशन से हम डिसाइड करते थे कि ये 70% ब्लॉक है। जब ब्लॉक 90% होता है तो सबको दिखता है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट ब्लॉक है, और जब ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं होता तो हम बोलते हैं नहीं, ये ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं है। पर जब मिडिल में, मींस जब 50 to 70% ब्लॉक होता है तो वो डिफ़िकल्ट होता है। कोई बोलेगा 60%, कोई बोलेगा 70%। उस केस पे डिसाइड करना आज से 20 साल पहले जस्ट विजुअल इंप्रेशन से डिसाइड करते थे, पर अभी काफ़ी नई टेक्निक्स आ गई हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक दूरबीन लेते हैं और नस के अंदर डालते हैं, और अल्ट्रासाउंड से हम ये पता करते हैं कि ये ब्लॉक कितना सिग्निफिकेंट है। तो जिस तरह से हम सोनोग्राफी, आपने सुना होगा सोनोग्राफी करते हैं पेट की, उसी सोनोग्राफी को हम लेके हार्ट की नस के अंदर सोनोग्राफी करते हैं, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। उससे हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि ये ब्लॉक कितना सिग्निफिकेंट है और ये ब्लॉक किस प्रकार का है। एक टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं OCT, दैट इज ऑप्टिकल कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। वो एक इंफ्रारेड लाइट से लेकर हम अगेन एक स्पेशल दूरबीन आता है, उससे हम अंदर नस में जाके देख लेते हैं कि ये कितना सिग्निफिकेंट ब्लॉक है। एक तीसरी टेक्नोलॉजी है प्रेशर वायर।
तो हम एक स्पेशल वायर डालते हैं नस के अंदर, और उस प्रेशर वायर से हम पता करेंगे कि ये प्रेशर कितना ड्रॉप हुआ है। तो उसमें क्या है कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आप बोल रहे हैं 70, आप बोल रहे हैं 50, तो हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये ब्लॉक सिग्निफिकेंट है कि नहीं, और उससे हम दूरबीन से हम देख भी सकते हैं कि हमने जो स्टेंट डाला है वो प्रॉपरली फिट है कि नहीं, बिकॉज स्टेंट अगर फिट नहीं होगा तो उसके रीब्लॉक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी एडवांसेस हैं जो हम रिसेंटली हम काफ़ी उसको अमल में लेते हैं एंजियोप्लास्टी करते वक्त। जी डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर कैसे सिम्टम्स हों तो ये यहाँ तक मतलब इस तरह का निदान करवाना चाहिए, कैसे सिम्टम्स देखने मिलते हैं जब हम ये न्यू टेक्नोलॉजी का हम फ़ायदा ले सकते हैं? काफ़ी ब्लॉक्स जो होते हैं जिसमें हमको डाउट होता है कि ये कितना सिग्निफिकेंट है कि नहीं। काफ़ी ब्लॉक्स में जैसे जैसे यंग पेशेंट्स में ब्लॉक आते हैं तो उसके अंदर एक स्पेशल प्रकार का क्लॉट जमा हो जाता है, जिसको हम सिंपल क्लॉट बस्टर से अगर अपन उसको खींच लें तो हमको स्टेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये सब हम डिसीजन जब भी हम ले सकते हैं जब हम दूरबीन से एग्जैक्टली देखें और पता करें कि ये क्लॉट किस प्रकार का है। तो ये सब डिसीजंस में जैसे इफ़ वी कैन अवॉइड स्टेंट्स, जो हम मेटल के स्टेंट्स अवॉइड कर पाएं तो वो एक अच्छी बात है, स्पेशली यंग सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये सब डिसीजंस के अंदर वो इमेजिंग्स और प्रेशर वायर काफ़ी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। जी बिल्कुल। तो अभी ऐसे ही बिल्कुल डॉक्टर मुकेश, अगर न्यूरो के संदर्भ में हम बात करें तो कैथ लैब में तो न्यूरोलॉजी में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल, अगर ऐसी कोई भी समस्या न्यूरो रिगार्डिंग न्यूरो के संदर्भ में आती है तो कैथ लैब में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी है? देखिए, न्यूरो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे किसी को इमीडिएटली पैरालिसिस लकवा हुआ या ब्रेन हेमरेज हुआ या हेडेक हुआ या खींच आई और वो ब्रेन की वेसल से रिलेटेड है, तो कैथ लैब में इनका ट्रीटमेंट होता है। इस सबसे पहले इसके लिए सीटी स्कैन और एमआरआई कराया जाता है। जो न्यू टेक्नोलॉजी कैथ लैब, जो अभी एडवांस्ड कैथ लैब अवेलेबल हो रही है दुनिया में, उसमें क्या हो रहा है कि सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी वो एक 2 डायमेंशन हमें बताती थी किसी भी चीज़ का। अभी 360 रोटेशन के साथ में 3D और 4D इमेजेस देती है, तो हमें उस वेसल्स का ब्लॉकेज का पूरा पता लगता है। दूसरा जो एन्यूरिज्म है, जो बैलूनिंग हुई है वेसल्स के अंदर, उसका आकार कैसा है, उसकी साइज कैसी है और उसको किस टेक्निक से उस एन्यूरिज्म को ट्रीट किया जाए, उसका डिसीजन बेटर लिया जा सकता है। यदि हम किसी बीमारी को अच्छी तरह से जान पाएँ तो उसका इलाज भी बेटर कर सकते हैं। यदि हम इलाज बेटर कर सकते हैं मतलब उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उसको कम कर सकते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर, उसमें ये सब सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो उसका उपयोग लेकर हम हमारी स्किल को अच्छा कर सकते हैं, पेशेंट को बेटर आउटकम दे सकते हैं और उसके जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो पेरी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको कम किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी हमें इन एडवांसमेंट के साथ में काम आएगी। तीसरा क्या है कि सीटी स्कैन अवेलेबल है उस कैथ लैब सूट के अंदर, तो हमें मरीज को सीटी स्कैन मशीन में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी जब ऑपरेशन कर रहे हैं, जब प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उस टेबल पे ही सीटी स्कैन किया जा सकता है। तो उसका मरीज को बार बार शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टाइम भी यहाँ बच जाता है। और ऐसी ट्रीटमेंट यानी ब्रेन या हार्ट की ट्रीटमेंट हो, उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग बोलते हैं टाइम इज़ ब्रेन। जितना टाइम लॉस्ट किया है उतने कम चांसेस है आपके रिकवरी के। सो ये टाइम का ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। अभी डॉक्टर विपुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि सबसे ज़्यादा एक बड़ी समस्या अभी हो गई है कि हम बार बार न्यूज़ में भी देख रहे हैं, समाचारों में भी देख रहे हैं कि कभी किसी को जिम में एक्सरसाइज करते हुए, तो कभी सिंपल वर्क प्लेस पर भी काम करते हुए हार्ट अटैक आ रहे हैं, और वो भी यंग लोगों के, जो लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग काफ़ी अपने आप पर ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है डॉक्टर विपुल, कि क्यों इतना ज़्यादा ये बढ़ गया है, खास करके यंगस्टर्स में? आज के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने जी। आप सब ये सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि कई बार मीडिया में जो भी आता है वो सब कुछ हर बार सही, किस हद तक सही है वो कई बार कहना बहुत मुश्किल है। हर यंग डेथ जो है बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हर यंग डेथ जो रिलेटेड है वो हर चीज़ हार्ट अटैक से ही होती है वो ज़रूरी नहीं है। तो पहले हमें ये समझना है कि सडन डेथ जो है, जो ये एपिसोड्स को हम बोलते हैं, वो सडन डेथ, हर डेथ हार्ट अटैक से नहीं होती।
कार्डियक अरेस्ट है। बेसिकली द एंड पॉइंट इज कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट बंद हो गया। पर हर हार्ट बंद होना हार्ट अटैक से नहीं होता है। तो डॉक्टर ये मतलब कार्डियक अटैक और कार्डियक अरेस्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यानी कि हर हार्ट के प्रॉब्लम का एंड पॉइंट या कोई भी बीमारी का एंड पॉइंट कार्डियक अरेस्ट के बाद हो सकता है, यानी कि दैट इज द एंड पॉइंट, वो डेथ हो गया। सो हार्ट अटैक कैन विल ऑल्सो लीड टू कार्डियक अरेस्ट। अल्टीमेटली जो हार्ट अटैक में डेथ्स होती है वो कार्डियक अरेस्ट के कारण होती है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट के और भी कई कारण हैं, जैसे किसी मरीज, किसी ज़्यादातर यंगस्टर्स के अंदर कुछ छुपी हुई चीज़ें हो सकती हैं जो उसको जन्म से आई हों, जैसे कि कार्डियोमायोपैथीज हैं किसी तरह की, किसी में कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कहाँ पे करंट की प्रणाली में कहीं कुछ गड़बड़ है, किसी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो उसे जन्म से हुई है जी। तो ये सब चीज़ें जो है वो भी अल्टीमेटली सडनली कई बार कोई स्ट्रेस पड़ने पे या बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन भी कई बार कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और डेफिनेटली हार्ट अटैक तो है ही, जैसा आपने कहा एक्सर्शन करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, खेलकूद करते हुए, तो कई बार ये कार्डियोमायोपैथीज में या कई बार कुछ नली में कुछ बनावट में तकलीफ होने के कारण वहाँ पे ब्लड क्लॉट बना या सही से हार्ट अटैक आया, तो उसके कारण से सडन कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक डेथ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आज के ज़माने में हमें सुनने को आ रही हैं, पहले भी शायद होती थी लेकिन इतनी रिपोर्टेड नहीं होती थी, लेकिन अब कुछ समय से ये सब पता लगने लगी हैं, तो आजकल हमें लगता है कि इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। तो इसके कोई पर्टिकुलर रीजंस नहीं है कि ये यंग एज में बढ़ने के कोई रीजंस नहीं? यस, डेफिनेटली देयर आर सर्टेन रीजंस, जैसे कि भाई कोई इन्फेक्शन लगा तो कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, इसमें आपका कोविड भी आ गया। हमने देखा था कोविड काल में काफ़ी लोगों की इस तरह से मृत्यु हुई, राइट। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू कोविड पर से, लेकिन कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन है बैक्टीरियल भी, तो वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, यानी कि धमनियों की कोटिंग को घिस डालता है। तो उसके कारण से कभी कभार वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, तो उसके कारण से कई बार ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये एक वन कॉज हुआ। इसके अलावा जो मैंने आपको कारण बताया, इनमें से कुछ भी एक कारण अंदर अंडरलाइंग है, तो उसके कारण से एंड पॉइंट कार्डियक अरेस्ट में हो सकता है। जी। तो ऐसे ही डॉक्टर मुकेश हम ये भी देख रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक भी आजकल बहुत बढ़ गया है, तो उसका भी क्या रीजन है? यंगस्टर्स में अचानक से ब्रेन स्ट्रोक तो आ रहे हैं, बट लेकिन उसकी वजह से सीधे डेथ भी हो रही है लोगों की, उसके भी क्या रीजन है? मैं आपको डाटा देना चाहूँगा इंडिया के स्ट्रोक के। जी बिल्कुल। तो एवरी मिनट इंडिया में एक आदमी को लकवा होता है, ओके, और हर 4 मिनट में एक आदमी स्ट्रोक की वजह से मर रहा है। और जो स्ट्रोक है वो यंगस्टर में भी काफ़ी कॉमनली हो रहे हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं। यंग मतलब जो 50 से पहले है ना, इंडिया में हम 45 बोल सकते हैं, तो 30% के आसपास जो स्ट्रोक हैं वो यंगस्टर में होते हैं। और इसके कारण हमारी जो लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस हुए हैं, जो हमारी खान पीन में जो मॉडिफिकेशन हुए हैं, तीसरा जो लाइफस्टाइल है हमारी बिल्कुल ही चेंज हुई है। हम टोटली सेडेंटरी हो गए हैं, ऑफिस जॉब हो गया है, मॉर्निंग इवनिंग हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, और कुछ बैड हैबिट्स, शायद हमारे अहमदाबाद में हर तीसरी चौथी दुकान पान की दुकान है, तो जो टैबैको है वो भी हमारे हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों को बढ़ाता है। ओबेसिटी जो जंक फूड है जो बहुत कॉमनली कंज्यूम किया जा रहा है आजकल, जो हाईली फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, वो हमारे दोनों के रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। एंड तीसरा बैड हैबिट्स जो मैंने आपसे डिस्कस की, और चौथा जेनेटिक्स। तो ये सब मिला के एक्चुअली बहुत कार्डियक और ब्रेन अटैक को बढ़ा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगले कुछ सालों में इंडिया डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल होगा, ओके। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए मेजर रिस्क फैक्टर है जो यंगस्टर में अभी हो रहे हैं। पहले शायद 60-70s में जाके डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हो रहा था, अभी वही एज घटकर 40 और 45 हो गई है। दोनों ही स्ट्रोक और हार्ट अटैक के लिए मेजर रिस्क फैक्टर है। जी। तो खास आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर विनीत, रिस्क फैक्टर जो हार्ट अटैक्स के हैं उसके बारे में आपका क्या मानना है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हम हार्ट अटैक में देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रिस्क फैक्टर्स का सवाल है, 2 तरीके के रिस्क फैक्टर्स मेन होते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मीन्स हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि
कोई अपनी एज मॉडिफाई नहीं कर सकता। और ऐसा देखा गया है कि जैसे एज एडवांस होती है, स्पेशली आफ्टर 60-65, तो हार्ट डिजीज़ बढ़ती है। मींस यूजुअली एक एज में आके हार्ट डिजीज़ के प्रमाण बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड रिस्क फैक्टर है जेनेटिक हिस्ट्री। तो जैसे कि किसी के फादर मदर में उनको यंग एज में हार्ट अटैक आया है, तो देखा गया है कि ऑफस्प्रिंग्स में या फिर चिल्ड्रन में उनके हार्ट अटैक के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब 2 रिस्क फैक्टर्स हैं। और जैसे कि अपनी साउथ इंडियन रेस है, जो अपने एशियन जेनेटिक्स हैं पीपल की, उनमें देखा गया है कि हार्ट अटैक जल्दी आता है। तो ये जो 3 रिस्क फैक्टर्स है, ये नॉन मॉडिफाइबल है, अपन इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड प्रकार के जो रिस्क फैक्टर्स है वो मॉडिफाई अपन कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, स्पेशली यंग सब्जेक्ट्स में हार्ट अटैक आने के लिए। तो अगर आप ऐसा हमारे में देखा गया है कि जो 25 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, 40 इज द लिमिट, दे विल हैव ए हार्ट अटैक एट 40 इयर्स ऑफ एज। तो स्मोकिंग एक डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है। ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, दीज आर कॉल्ड एज साइलेंट किलर्स। बिकॉज आपने देखा गया कि काफी पेशेंट्स आते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो बोलते हैं हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम उनको बोलते हैं कि आपका ब्लड शुगर एलिवेटेड है, तो बोलते हैं हमको तो डॉक्टर साहब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सो दीज आर साइलेंट किलर्स बिकॉज दे विल नेवर हैव एनी सिम्टम्स इनिशियली। जब 10-20 साल बाद वो पहला पता चलता है, तो दे कम विद स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स। सो दीज आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अपन किसी को ब्लड प्रेशर दवा से कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज, ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो अभी समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन डॉक्टर विपुल, यहाँ पर हम आपके जो न्यू कैथ लैब की बात करें, जो चौथा न्यू कैथ लैब जो लॉन्च होने जा रहा है, तो कार्डियक के संदर्भ में वहाँ पर उसके लिए क्या कुछ नया रहेगा, क्या कहेंगे आप? यस, सो हमारा जो सेटअप रहेगा, ये प्राइवेट सेटअप में अहमदाबाद में या आप बोल सकते हैं गुजरात में सबसे बड़ा सेटअप रहेगा, जिसमें हमारे पास 4 कैथ लैब्स होंगी। और ये जो चौथी कैथ लैब हमारी रहेगी, वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस होगी। और इसके अंदर जैसा मुकेश जी ने, विनीत जी ने बताया, हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी के अलावा कई सारे नए सॉफ्टवेयर्स, कई सारी नई टेक्नोलॉजी, AI का इनकॉर्पोरेशन और प्लस अपग्रेडेबल कैथ लैब, यानी कि भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी को भी हम इसको अपग्रेड करके, तो नॉट ओनली एफिकेसी के अंदर हमारे में इसमें फर्क पड़ेगा, यानी पेशेंट्स का आउटकम इंप्रूव होगा, प्लस सेफ्टी पेशेंट के लिए और ऑपरेटर्स के लिए, यानी कि रेडिएशन एक्सपोजर जो एक बहुत बड़ा हमारा पैरामीटर होता है, वो हमारे लिए कम होगा, तो ऑपरेटर्स का भी सेफ्टी माना जाएगा। जगह हमारी काफ़ी होगी। इसी के अंदर हम लोग जैसे CT स्कैन, MRI बताया, वैसे ही हम लोग इसके अंदर कब सपोज किसी को इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहीं की वहीं उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने के बजाय वहीं पे ऑपरेशन भी हो सकेगा। सो देयरफॉर आप देख सकते हैं कि इसमें तकनीकी एडवांसमेंट्स के अलावा कई सारी सेफ्टी फीचर्स रहेंगे और फ्यूचर के लिए एकदम लेस रहेगी, अपग्रेडेबल रहेगी, AI का इनकॉर्पोरेशन रहेगा और हम हर तरह से पेशेंट का बेहतर कर पाएंगे। उसी तरह से न्यूरो इंटरवेंशन के संदर्भ में इसमें क्या नया रहेगा? जैसे सेम वो सारी सुविधाएं और टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट है वो तो रहेंगे। इसके अलावा अब हमारे पास में 4 कैथ लैब है। हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों में टाइम का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यदि आपके पास में एक्स्ट्रा कैथ लैब है और आप इमरजेंसी में आपके पास में पेशेंट आया है और आपकी सारी कैथ लैब बिजी है, तो डिफ़िकल्ट होता है मरीज को अकोमोडेट करना। पर ज़्यादा है तो डेफिनेटली ईजी रहेगा किसी भी मरीज को कभी भी पहुँचे। कैथ लैब 1 और 2 वैकेंट रहेगी जहाँ पर डायरेक्टली पेशेंट को लिया जा सकता है। तो हमारे जो हॉस्पिटल के अंदर दोनों हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के लिए एक प्रोग्राम है जहाँ पर टाइम डिसाइडेड है कि इमरजेंसी में पेशेंट ने अंदर एंट्री ली, वो पेशेंट स्ट्रोक और हार्ट अटैक का है, वो पेशेंट सर्टेन पीरियड के अंदर कैथ लैब में पहुंचना चाहिए और उसकी अगले कुछ मिनट में वेसल्स ओपन होनी चाहिए। सो ये पैरामीटर को हम ध्यान रखते हैं और उसमें हमें हेल्प मिलेगी उसको और रिड्यूस करने में। जी। तो इन एडवांसमेंट में के साथ में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। जी बिल्कुल। तो एडवांस टेक्नोलॉजी में यहाँ पर समय और उसके साथ साथ सेफ्टी, इन सब का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो डॉक्टर विनीत, डॉक्टर मुकेश और डॉक्टर विपुल, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।
તો દર્શક મિત્રો, આજે ખાસ ડે સ્પેશિયલમાં આપણે વાત કરી છે હૃદય સંબંધિત રોગો અને મસ્તિષ્ક સંબંધિત રોગોમાં શું ન્યૂ ટેકનોલોજી અત્યારે તેની ટ્રીટમેન્ટમાં જોવા મળી રહી છે અને તેની સાથે જ આના કયા રિસ્ક ફેક્ટર હોય છે, એમાં કઈ રીતે આપણે ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ અને સાથે જ જે બેઝિક ટ્રીટમેન્ટ છે તેનાથી શરૂઆત કરીને ખાસ કરીને આજના સમયમાં વર્તમાન સમયમાં શું ન્યૂ ટેકનોલોજી આવી છે ને તે ન્યૂ ટેકનોલોજીથી અત્યારે શું ફાયદો થઈ રહ્યો છે તેના વિશે આજે ચર્ચા કરી છે. તો ત્યારે કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.